नंबर 10। केन्या। गरीबी अक्सर प्रदूषण को जन्म देती है और केन्या इसका एक साफ उदाहरण है। अपनी खूबसूरत प्राकृतिक वादियों के बावजूद यह देश गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है। इसका मुख्य कारण किबेरा जैसे विशाल स्लम क्षेत्र हैं, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झुग्गी है, जहां लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। किबेरा जैसे क्षेत्रों में साफ पानी, अस्पताल, टॉयलेट और कचरा निपटान जैसी बुनियादी सुविधाएं लगभग नहीं हैं। कचरे के बड़े बड़े ढेर गंभीर प्रदूषण का कारण बन जाते हैं, जो तेजी से फैलता है। यहां 50 परिवार एक ही सार्वजनिक टॉयलेट साझा करते हैं, जो एक तरह की लग्जरी मानी जाती है। टॉयलेट की कमी की वजह से लोग प्लास्टिक बैग का उपयोग करते हैं और इन्हें बाहर फेंक देते हैं, जिसे फ्लाइंग टॉयलेट कहा जाता है। इससे प्रदूषण बढ़ता है और खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। साफ पानी की कमी के चलते लोग नहाने और दैनिक उपयोग के लिए बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर दूषित होता है और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है बाढ़। ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण बारिश का पानी जमा हो जाता है और मच्छरों व बैक्टीरिया के फैलने के लिए आदर्श माहौल बन जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार केन्या में मलेरिया और कॉलरा जैसी बीमारियां गंभीर खतरा बनी हुई है। हालांकि केन्या की प्रकृति को अफ्रीका का स्वर्ग कहा जाता है, गरीबी और औपनिवेशिक इतिहास ने इसके विकास को रोक दिया है। लगातार आंतरिक संघर्षों के कारण शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर निवेश नहीं हो पाया, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक और सामाजिक ठहराव बना हुआ है। यही वजह है कि केन्या आने वाले कई पर्यटकों को प्रदूषण से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हवा में मौजूद बैक्टीरिया और कचरे के कण त्वचा पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज केन्या दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित देशों में से एक माना जाता है, जहां खूबसूरत प्रकृति और गरीब जनता की कठिन जिंदगी के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। नंबर 9। पेरू। पेरू अपने खूबसूरत जंगलों और कैन्यनों के लिए मशहूर है, लेकिन यह दुनिया के सबसे पर्यावरणीय रूप से विभाजित देशों में से एक है। देश की सबसे बड़ी समस्या है पुरानी धातु गलाने की उद्योग प्रणाली। एक बड़े खनिज निर्यातक देश के रूप में लंबे समय से चल रहे स्मेल्टिंग ने मिट्टी, पानी और हवा तीनों को प्रदूषित किया है। विशेष रूप से ला ओरोया दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। 1922 से यहां कॉपर स्मेल्टर चल रहा है और बाद में लेड व जिंक फैक्ट्रियां भी बनी। भारी धातुएं जैसे सीसा, कॉपर और जिंक वातावरण और पेयजल दोनों को जहरीला कर चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ला ओरोया में रहने वाले 99% बच्चों के खून में सीसा सुरक्षित स्तर से बहुत अधिक है। गैर कानूनी खनन भी एक बड़ा संकट है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जबकि देश को आर्थिक लाभ भी नहीं मिलता। कई कंपनियां कर चुराती है और विदेशी कंपनियां कानूनी खनन से पैसा कमाती है, जिससे पेरू अपने ही प्राकृतिक संसाधनों से लाभ नहीं ले पाता। खनन का कचरा नदियों और झीलों में सीधे छोड़ दिया जाता है, जिससे जल गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। भारी धातुओं से दूषित मिट्टी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर रही है, जिससे मानव स्वास्थ्य खतरे में है। अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो पेरू को भविष्य में और गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। नंबर 8। चाद। चाद तेल, सोना और अन्य मूल्यवान खनिजों से भरा देश है, लेकिन आधुनिक तकनीक की कमी और अवैध खनन के कारण ये संसाधन श्राप बन चुके हैं। तेल का असंगठित दोहन हवा और पानी दोनों को बुरी तरह प्रदूषित कर रहा है, जिससे खेती भी प्रभावित होती है। लेक चाद, जो देश का सबसे मुख्य जनस्रोत है, खनन और कृषि प्रदूषण के कारण बुरी हालत में पहुंच चुका है। हर साल हजारों एकड़ भूमि तेल रिसाव से बर्बाद हो जाती है। बारिश की कमी और भूक्षरण ने चाद को मरुस्थलीकरण की ओर धकेल दिया है। रेत के तूफानों और सूखे ने पशु पौधों की प्रजातियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। चाद की सरकार उपाय करने की कोशिश कर रही है, लेकिन संसाधनों की कमी से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। नंबर 7। मंगोलिया। एशिया का ये भूआवेष्टित देश आज गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है। यहां 70% से अधिक भूमि रेगिस्तान बन चुकी है। तेज हवाएं, ठंडी सर्दियां और कम बारिश प्राकृतिक कारण हैं, लेकिन असली कारण मानव गतिविधियां हैं, विशेषकर अत्यधिक पशुपालन। यूएनडीपी के अनुसार मंगोलिया में 7 करोड़ से अधिक पशु हैं,
जो भूमि की क्षमता से 3 करोड़ ज्यादा हैं। इससे घास खत्म हो रही है, मिट्टी को नमी नहीं मिल पा रही और रेगिस्तान फैलता जा रहा है। गैरकानूनी खनन भी पानी, मिट्टी और जंगलों को बर्बाद कर रहा है। बड़ी मात्रा में खनन कचरा बिना प्रबंधन के फेंक दिया जाता है। इसी वजह से कई नागरिक बेहतर जीवन के लिए कोरिया जैसे देशों में पलायन कर रहे हैं। नंबर 6, सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में होने के बावजूद सऊदी अरब गंभीर प्रदूषण का सामना कर रहा है। विशाल तेल उद्योग हवा और पानी दोनों को दूषित कर रहा है। सूखे और रेगिस्तानों के कारण यहां रेत के तूफान आम हैं जो हवा में खतरनाक कण भर देते हैं। देश के पास मीठा पानी कम है, इसलिए समुद्री पानी को साफ करके पीने लायक बनाया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत तेल और गैस की ऊर्जा लगती है, जिससे प्रदूषण और बढ़ता है। डिसैलिनेशन का कचरा समुद्र में डाला जाता है, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान होता है। भारी गर्मी, प्रदूषण और कमजोर पर्यावरणीय नीतियां सऊदी अरब के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। नंबर 5, नाइजीरिया। तेल से भरे इस देश की असली पहचान है प्रदूषण और लगातार होते तेल रिसाव। 2011 से 20 के बीच नाइजर डेल्टा में लगभग 10,000 तेल रिसाव हुए, जिनसे लाखों बैरल तेल बहा। नदियां और हवा सब जहरीले हो गए। 1998 की पाइपलाइन दुर्घटना में 198 लोगों की मौत हो गई। 2011 में शेल कंपनी के रिसाव ने 1.60 लाख लोगों को प्रभावित किया। नाइजीरिया के नाइजर डेल्टा में जीवन प्रत्याशा सिर्फ 41 साल है, जो राष्ट्रीय औसत से 10 वर्ष कम है। तेल रिसाव ने देश को गरीबी और स्वास्थ्य संकट में धकेल दिया है। नंबर 4, कांगो। दुनिया की कई इंडस्ट्री कांगो के कोबाल्ट के बिना रुक जाएंगी, लेकिन खनन ने यहां की नदियों, मिट्टी और हवा को बर्बाद कर दिया है। 2021 में कसाई नदी में एक बड़ा प्रदूषण हादसा हुआ, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। कचरे का प्रबंधन नहीं होने के कारण सड़कें कचरे के पहाड़ बन चुकी है। सार्वजनिक टॉयलेट न होने से लोग खुले में शौच करने को मजबूर है। सारा पैसा पश्चिमी कंपनियों, युद्धों और नेताओं की भ्रष्टाचार में चला जाता है। आम जनता को कुछ नहीं मिलता। नंबर 3, सोमालिया। हर कोई सोमालिया के समुद्री डाकुओं को जानता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इन लोगों ने मजबूरी में समुद्री डकैती का रास्ता अपनाया। अगर सोमालिया की हालत इतनी खराब न होती, अगर प्रदूषण ने उनकी रोजी रोटी न छीनी होती, तो वे आज भी मछुआरे और किसान होते। सोमालिया में गरीबी और अराजकता की जड़ तो गृह युद्ध है, लेकिन सिर्फ युद्ध ने मछली पकड़ना और खेती करना असंभव नहीं बनाया था। वास्तव में सोमाली समुद्री डकैती का असली कारण पश्चिमी देशों के काले करतूत हैं। 1960 के दशक में जब परमाणु ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ, तो परमाणु कचरे को नष्ट करने की समस्या सामने आई। इस कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना बहुत महंगा था और कोई भी गलती बड़ी कानूनी मुसीबत बन सकती थी। इसी दबाव में यूरोपीय देशों की कुछ ऊर्जा कंपनियों और माफिया समूहों ने 1980 के दशक में सोमालिया की कमजोर समुद्री नीतियों का फायदा उठाया। उन्होंने गुप्त रूप से सैकड़ों टन परमाणु कचरा सोमालिया के तटों पर फेंकना शुरू कर दिया। इस परमाणु कचरे ने सोमालिया को बर्बाद कर दिया। बहुत से मछुआरे रेडिएशन की वजह से बीमार पड़ गए। समुद्र और खेत रेडिएशन से दूषित हो गए। बच्चों में जन्म दोष बढ़ने लगे। सबसे बुरा यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र इस कचरे को साफ करने की कोशिश करना चाहता था, तो उन्हें यह तक नहीं पता था कि कचरा कहां-कहां फेंका गया है। हालात और बदतर तब हुए जब पश्चिमी देशों ने इसे कचरा फेंकने का सस्ता तरीका समझ लिया। अंतर्राष्ट्रीय जहाज और विदेशी मछली पकड़ने वाली नावें सोमालिया के समुद्री इलाकों में खुलेआम सीवेज, तेल, कचरा और जहरीले पदार्थ फेंकने लगी। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र लगभग नष्ट हो गया और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पूरी तरह खत्म हो गई। मजबूरी में जीवन बचाने के लिए सोमाली मछुआरे समुद्री डकैत बन गए। नंबर 2, भारत। दुनिया के सबसे गंदे देशों में से एक भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक उभरती शक्ति बताता है, लेकिन दुनिया में भारत को एक और खिताब भी मिला है जिसे अधिकतर लोग मानते हैं दुनिया के सबसे गंदे देशों में से एक। इंटरनेट के आने से पहले
खासकर चीन और जापान के लोग भारत को बौद्ध धर्म की जन्मभूमि मानकर एक खूबसूरत जगह समझते थे। लेकिन जब वे भारत घूमने आए तो हकीकत बिल्कुल अलग निकली। सड़कों पर कूड़ा, अजीब तरह का खाना, भीड़-भाड़ और हर जगह गंदगी। कई शहरों में हवा पब्लिक टॉयलेट जैसी बदबू देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की टॉप 10 लिस्ट में है। नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। गंगा और यमुना दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से है। भारत में स्वच्छ पानी की भी भारी कमी है। 25 करोड़ परिवारों में से सिर्फ 46.9% घरों में निजी टॉयलेट है, यानी लगभग 60 करोड़ लोग आज भी खुले में शौच करने पर मजबूर है। कई झुग्गियों में तो 1500 लोग एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। इन हालातों की वजह से निपाह वायरस, डेंगू, हेपेटाइटिस, कॉलेरा और मलेरिया जैसे संक्रमण आम बात है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है कमजोर सार्वजनिक ढांचा। सीवरेज सिस्टम बारिश और बाढ़ को संभाल नहीं पाता। हर साल बाढ़ में सैकड़ों लोग मर जाते हैं, लेकिन राहत और बचाव की कमी से स्थिति और खराब हो जाती है। लाशें समय पर नहीं उठाई जाती, बीमारियां फैलने लगती हैं। भारत ने शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सुधार की कोशिशें जरूर की हैं, लेकिन भारत में राज्यों की स्वायत्तता बहुत मजबूत है। कई बार केंद्र सरकार राज्यों को सुधार लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सफाई अभियान धीमे पड़ जाते हैं। नंबर 1, बांग्लादेश, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश। अगर भारत गंदा और अव्यवस्थित है तो बगल का बांग्लादेश उससे भी ज्यादा खराब स्थिति में है। ढाका की सड़कों पर पुरुष और महिलाएं खुले में पेशाब करते हुए देखे जा सकते हैं। कचरा हर जगह, बदबूदार नाले, पानी भरा गंदा वातावरण, सब कुछ अस्त व्यस्त। कई लोग फुटपाथ पर लकड़ी टिन की टूटे फूटे झोपड़ियों में रहते हैं, जहां 5-7 लोग एक ही गंदी झोपड़ी में रहते हैं। गर्मी में जब तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो पूरा शहर जैसे एक बदबूदार भट्टी बन जाता है। बांग्लादेश की मुख्य समस्या है अत्यधिक जनसंख्या। छोटे से देश में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, 1165 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी दुनिया की सबसे घनी आबादी। इतनी भीड़ का सीधा असर पड़ता है साफ पानी की भारी कमी, नदियों में कचरा और सीवेज, फैक्ट्री का प्रदूषित पानी सीधे नदी में, खराब वेस्ट मैनेजमेंट, लगभग न के बराबर पब्लिक टॉयलेट। कई जगह महिलाएं भी खुली जगहों में शौच करने को मजबूर है। इससे संक्रमण तेजी से फैलता है और स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही कमजोर है। अस्पताल कम है, दवाइयां कम है, डॉक्टरों की कमी है। किसी भी महामारी में पूरा सिस्टम ढह जाता है। हमने अभी दुनिया के सबसे दूषित और प्रदूषित देशों की यात्रा पूरी की, जहां खराब प्रबंधन, संसाधनों का गलत इस्तेमाल और कमजोर ढांचा पर्यावरण पर गहरा असर डालते हैं। कमेंट में बताएं अगली बार आप किस देश के बारे में जानना चाहते हैं। नई खोजों की यात्रा में फिर मिलते हैं।